So this is the second edition of Sadder Scared where I will react to two videos in Hindi and two videos in English related to horror animated stories. So let's go. कि आखिर अंदर क्या हो रहा था। वो तीनों उस खंडर की दीवार के पास जाकर खड़े हो गए। वो दीवार एक जगह से थोड़ी सी टूटी हुई थी और अर्णव ने So it may look like कि अभी थोड़ा skip हुआ है part लेकिन अभी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। ये तीनों लोग हैं जो मतलब कि ठंडा ही समझकर भांग बहुत पी ली। ये लोग दूसरे सिटी में है तो ये लोग अपना रास्ता भूल गए क्योंकि दे आर ड्रंक। तो ये वही किसी खंडर के आसपास आ गए। सो आई जस्ट कॉट यू अप टू द स्टोरी। वहां से अंदर देखा तो उसके होश ही उड़ गए। उस खंडर के अंदर 50 से भी ज्यादा लोग आपस में होली खेल रहे थे। किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। आखिर एक खंडर में सूरज ढलने के बाद इतने लोग होली क्यों खेल रहे थे। पर इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, आकाश उसी टूटी हुई दीवार से अंदर घुस गया और हाँ, नाचते हुए उन लोगों के पास। फर्स्ट ऑफ ऑल बेंचो तुम लोगों को क्या है, तुम लोग तो ड्रंक हो, लेकिन भाई बेंचो ड्रंक भी कोई हो उसको भी ऑड लगेगा कि भाई रात में जब सूरज ढल गया 50 लोग होली खेल रहे एक खंडर खंडर में फैसिलिटीज़ नहीं होती, खंडर में खेल रहे हैं तो कैसे। और तुम सीधे घुस गए यार। ड्रंक हो भाई, कोई जितना आदमी कितना भी ड्रंक हो कुछ चीज़ें तो दिमाग में लगती है ना। होली जनरली तुम एसोसिएट करते हो सुबह दोपहर से, मैं जो रात में 50 लोग वो भी एक ऐसी जगह पे खेल रहे हैं और ये बंदा घुस भी गया वहाँ पे। चला गया और सबके साथ नाचने लगा। उसके पीछे पीछे अर्णव और ऋषि भी अंदर चले गए। अबे उसको दोस्तों, पकड़ के इन सबके भागो। नाचते नाचते उस खंडर के अंदर अचानक से अंधेरा छाने लगा, जैसे एकदम से रात हो गई हो। वहीं ऋषि का पैर नाचते हुए फिसल गया और वो एक औरत से वही सेम एनिमेशन इन्होंने रखी जो जब ये सुबह वाला रखे थे, वही सेम लोगों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स और सब चीज़ें जो थोड़ा वियर्ड टकरा है। गया। ऋषि ने तुरंत ही माफी मांगी, पर वो औरत बस खड़ी होकर ऋषि को घूरने लगी और देखते ही देखते सभी नाचते हुए लोग वहीं रुक गए और सिर्फ ऋषि, आकाश और अर्णव को घूरने लगे। Bro, can you fucking imagine कि यार तुम लोग खड़े हो, लोग नाच रहे, तुम जैसे आए सीधे वो 50 के 50 जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हंस रहे थे, जिनके डिफरेंट रिएक्शंस थे कुछ पे कलर होने वाले, दे आर जस्ट स्टेयरिंग एट यू लाइक दिस। बहन जो फट जाएगी मेरी, वहाँ पे फट जाएगी लिटरली। उस खंडर का माहौल अब बहुत भयानक सा हो गया अबे था। है तो खंडर ही, इससे भयानक ही पहले कि उन माहौल तीनों में होगा। से कोई कुछ कर पाता, उस औरत का चेहरा बदलने लगा, बल्कि वहां खड़े सभी लोगों का चेहरा बदलने लगा ऑफ कोर्स। और नीला पड़ने लगा। तभी ऋषि के सामने खड़ी उस औरत की आंखें सफेद हो गईं। ये सब देखकर उन तीनों दोस्तों की रूह कांप गई। आकाश और अर्णव सीधा वहां से भागने लगे, पर ऋषि उसको छोड़ अपनी दिया। जगह पर ही रुका हुआ था। वो अबे उस औरत कैसे दोस्त है यार, सालों उसका हाथ पकड़ के तो ले जाते भागते या फिर चिल्लाते यार। बंदों ने एक बार चिल्लाया भी नहीं। एटलीस्ट ठीक है, बहुत बार बंदा इंस्टिंक्ट पे भागने लगता तो चिल्लाता तो है कि रमेश सुरेश आजा मेरे साथ। ये बंदे छोड़ के चले गए उसको और ये बंदा पता नहीं उसके प्यार में पड़ गया। को सुन्न होकर इंचांटेड। देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे ऋषि एक पुतला बन गया हो। आकाश ने उसे वहां से खींचने की कोशिश की, पर ऋषि मानो वहीं पर जम गया था। ओह आकाश गुड। ने उसे और जोर से खींचा और जो उसने देखा, उसे देख उसका दिल दहल गया। ऋषि की आंखें भी सफेद पड़ने लगी थीं। ओह, शी ये इज देखते टेकिंग हिज ही सोल। आकाश ने ऋषि का हाथ छोड़ा अरे वैसे तू और तो वहां भाग। से भागने लगा। आकाश और अर्णव दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये क्या वो शाइनिंग जैसा होने वाला है क्या? नाउ ही इज़ वन विद द खंडर नाउ। अब ये भी दिखेगा तुम्हें होली खेलते हुए इस खंडर के अंदर फॉर एवर। ऐसा तो नहीं है? वो जहां भी नजर डाल रहे थे, वहां वो नीले पड़े लोग उन्हें भयानक सफेद आंखों से देख रहे थे। वो बस कुछ भी करके उस खंडर से बाहर निकलना चाहते थे। ऋषि अब भी वहीं एक पुतले की तरह खड़ा था। अर्णव ने देखा कि जिस दीवार से वो अंदर आए थे,
वहीं बाहर जाने का एक लौता रास्ता था, तो वो उसकी तरफ जाने का रास्ता ढूंढने लगा। तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे अर्नव और आकाश की सांसें जम सी गईं। वहां पर खड़े सभी लोगों की हड्डियां चटकने लगीं और वो धीरे धीरे अर्नव और आकाश की तरफ बढ़ने ओह, लगे। उन दोनों की जान सूख चुकी थी। उन्हें लगने लगा था कि कैन यू इमेजिन लाइक 50 people, पैन जब वो भी ऐसे नीले वीले पड़े हुए चेसिंग यू इनसाइड अ खंडर इन नाइट, कैन यू इमेजिन दैट? के साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला था। पर तभी अर्नव और आकाश ने मिलकर ऋषि को वहां से खींचा और उसे अपने कंधे पर उठाकर वो पैंचो, दोनों तुम उसको बाहर ले गए, पता चला उसके अंदर भूत समा गया तुम लोगों के, फिर पीछे पड़ जाएगा तो क्या होगा? उसी दीवार की तरफ भागने लगे जहां से वो तीनों अंदर आए थे। बिना कुछ सोचे वो बस उस दीवार की तरफ भागते गए और उस किले से बाहर कूद गए। किले से बाहर निकलते ही ऋषि की आंखें पहले जैसी नॉर्मल हो गईं और ही वो डजंट वहीं पर सीम बेहोश हो गया। ऑल देयर। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उस खंडर से आग की लपटें निकलने लगीं और उस किले के अंदर व्हाट मौजूद द फक? सभी लोग आग में जलने लगे। वो भयानक नजारा अर्नव और आकाश से देखा भी नहीं जा रहा था। अबे तुम लोग भागो। पहले तो उन्हें लगा कि ये सब जो उनके साथ घटा वो कुछ नहीं अरे बल्कि पैंट, भांग का नशा था। अबे तो लेकिन वो नशा दोनों तो हो या ना हो, जैसे भागो तैसे भाई। ऋषि को उठाकर जब अपने होटल तक पहुंचे और वहां के मैनेजर को उन्होंने सब कुछ बताया, तो मैनेजर की बात सुनकर वो लोग दंग रह गए। उस मैनेजर ने उन्हें बताया कि जिस किले के पास वो थे, उस किले में कई साल पहले गांव के लोग होली मना रहे थे और तभी उनके गांव पर एक मुगल बादशाह ने हमला कर दिया था। किले को चारों ओर से घेरकर मुगलों ने उस पूरे किले को आग लगा दी थी। उस किले में मौजूद हर एक इंसान की वहीं पर मौत हो गई थी। आज भी होली के दिन शाम को कोई भी उस किले के पास से नहीं निकलता। कहते हैं वो सारी आत्माएं उस किले के अंदर कैद हो गई हैं और और इसके वहीं पर अंदर भटकती रहती हैं। और हर साल होली के दिन वहां भूतों की होली खेली जाती है। ये सब सुनकर अर्नव और आकाश के होश उड़ चुके थे। ऋषि अब भी बेहोश था। होटल के मैनेजर ने उसे दिलासा दिया कि अब वो तीनों बिल्कुल सुरक्षित हैं। सुबह उसको होते कैसे ही पता भाई? अर्नव, ऋषि और आकाश तुरंत ही आगरा से निकल गए। ऋषि को उस दिन के बारे में ज्यादा कुछ याद तो नहीं है, पर अर्नव और आकाश उस दिन को शायद ही कभी भूल पाएंगे। हमारी अगले हफ्ते की कहानी स्कूल। वो मेरठ जीबी ब्लॉक हॉन्टेड हाउस हॉरर। ये कहानी है इंडिया के सबसे मशहूर भूत बंगलों में से एक, मेरठ जीबी ब्लॉक की। संजय सिंह, जो मेरठ से 200 किलोमीटर दूर बसे एक छोटे से गांव का रहने वाला था, अपनी मां को लेकर मेरठ के जीबी ब्लॉक के बाहर एक स्टाफ क्वार्टर में रहने आया था। उसका जीबी ब्लॉक के चौकीदार की तरह पहला दिन ही था जब उसके साथ ये घटना घटी। संजय नौकरी मिलने के बाद बहुत खुश था, पर उसे ये नहीं मालूम था कि जिस जगह की वो चौकीदारी करने वाला था वो इंडिया की सबसे भूतिया जगहों में से एक कही जाती है। संजय की नई नौकरी लगने के कारण उसकी माँ उस रात उसकी मनपसंद खाने की चीजें बना रही थी। संजय जीबी ब्लॉक के एरिया के बाहर से टॉर्च मारता हुआ राउंड लेकर वापस अपने क्वार्टर में खाना मेरे खाने। लिए तो हमेशा से ये सर्कमस्पेक्ट रहा है कि ये बस एक दिखाने के लिए, जैसे नहीं होता कि तुमने कोट चढ़ा दिया, मतलब कि गिफ्ट रैपर है उसके ऊपर एक और तुमने डाल दी, क्योंकि भाई एक गार्ड है, वो बस वहाँ दिखाने के लिए कि देखो हमारे पास लोग हैं। लेकिन अब सिचुएशन आ गई जैसे वहाँ पे दो लोग हो या दो से ज़्यादा लोग हो, भाई वो गार्ड क्या कर लेगा? अगर उसको उन्होंने अप्रीहेंड कर लिया उसके जानने से पहले, तो फिर तो ख़त्म ही हो गई कहानी। घर आ रहा था। So it gives like a semblance of like that you are protected, but when you're really not that much protected. तभी अपने घर से थोड़ी दूर एक नलके के पास खड़े हुए अपनी माँ को उसने किसी को कहते हुए सुना,
इतनी रात को तुम्हारा ऐसे इलाके में होना ठीक नहीं है। जब उसने वहां पहुंचकर अपनी माँ से पूछा कि वो किससे बात कर रही थी, तो उन्होंने उसे बताया कि वो खाने के लिए पानी भर रही थी। और तभी उन्हें आसपास की झाड़ियों से जीपी ब्लॉक की तरफ जाती हुई लाल साड़ी में एक लड़की दिखी। जब उन्होंने उस लड़की को वहां से जाने के लिए मना किया, तो उस लड़की ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और भागकर जीपी ब्लॉक के अंदर चली गई। संजय और उसकी माँ दोनों को उस औरत का रात के इस समय झाड़ियों और जंगल से घिरे जीपी ब्लॉक के अंदर घुसना ठीक नहीं लग रहा था। और इस डर से कि कहीं पहले दिन ही जीपी ब्लॉक में कुछ अनहोनी ना हो जाए, संजय वापस जीपी ब्लॉक के अंदर जाकर उस औरत को ढूंढने लगा। ना। रात के अंधेरे में जंगल और झाड़ियों से घिरे होने के कारण संजय को बस उतना ही दिख रहा था जितना उसकी टॉर्च की रोशनी दिखा पा रही थी। दैट इज सो मच वर्स। लाइक किसी ने वो ब्लेयर विच वाला देखा हो, मतलब कि टॉर्च गए तो तीनों की मतलब उल्टी हुई बॉडीज दिख रही हैं, क्योंकि तुम्हारे पास फुल विजन नहीं है ना, तो जहाँ तुमने टॉर्च की उधर कोई सडनली आ जाए, कुछ सडनली हो भी नहीं लेकिन कोई ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि तुम पूरा विजन से नहीं देख सकते पूरे चीज़ को, तो तुमने किया भी किसी तरह कोई ऑब्जेक्ट देखा तुम नेचुरली स्कैर्ड हो जाओगे, क्योंकि तुम एक तरफ पॉइंट कर रहे हो, तुम ओवरऑल रूम में नहीं कर सकते उसको, क्योंकि वो इल्यूमिनेट उतना नहीं करता है। जीपी ब्लॉक का बंगला 3 हिस्सों में बटा हुआ था। दिन में वहां जितनी शांति लग रही थी, रात के अंधेरे में वही खामोशी अब और ज्यादा भयानक लग रही थी। संजय ने सोचा कि उसे जीपी ब्लॉक के उन 3 हिस्सों में एक एक करके जाना चाहिए। अपने हाथ में लाठी लिए और टॉर्च के सहारे संजय जब पहले हिस्से में घुसा, तो उसके पूरे शरीर में उसको एक रूह चीर देने वाली ठंड महसूस हुई। ये बहुत अजीब था, क्योंकि तब गर्मियों का मौसम चल रहा था और बिल्डिंग के अंदर इतनी तेज ठंड का होना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। फिर भी संजय ने हर जगह टॉर्च मार कर देखा, ही इज एटलीस्ट पर डूइंग उसे हिज कोई जॉब। लड़की दिखाई नहीं दी। और उसे वहां ढेर सारे बालों के गुच्छे मिले। उसे समझ नहीं आ रहा था ओह नो, कि वो शी बालों हैज के बीन गुच्छे देयर, वो वहां बात कहां से ही, आए। उसके बाल तभी उस गिर रहे बिल्डिंग के हैं। अंदर एक कोने से 2 लाल आंखें उसे घूरती दिखी। लेकिन जब वो उसके पास गया, वो तो वो अंधेरे में कहीं गायब हो गई। संजय ने oh पूरी this is बिल्डिंग छान about to मारी, hit, लेकिन that उसे jump scare is कुछ about भी to नहीं मिला। hit. पर उसे हर वक्त वहां पर किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी। संजय उस लड़की को ढूंढता हुआ अब जीपी ब्लॉक के अगले हिस्से में घुस गया। दूसरी बिल्डिंग के पास जाते जाते उसे ऐसी बदबू आने लगी जैसे कोई जानवर वहां कई सालों से मरा पड़ा हो। फिर भी वो उस लड़की के बारे में सोचते हुए घर के उस हिस्से में घुसा, पर वहां उसे कोई भी नहीं दिखा। लेकिन जब वो उस घर से बाहर निकलते हुए इधर उधर टॉर्च मारते हुए रास्ता ढूंढ रहा था, तो उसे उस हिस्से की टूटी हुई दीवार के छेद से, दोस्तों हमारे पॉडकास्ट की नई सीरीज बिल्कुल भी क्या मिस मत करना, यार। जिसमें हमने उसी फ्लोर पर चला गया जहां पर वो लोग बैठे थे। लेकिन वो जैसे ही वहां पहुंचा, वहां पर उन चारों में से कोई नहीं था। तभी उस तीसरे हिस्से के ऊपर वाले फ्लोर से उन चारों लोगों की जोर जोर से हंसने की आवाज आई। संजय भागकर उस बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर गया, अबे जहां उसे बैकअप बुला वही 4 लड़के भाई। हंसते हुए मिले। उन चारों लड़कों को वहां देखकर संजय फिर से उन पर चिल्लाया, पर वो चारों शराब पीते पीते और जोर से हंसने लगे। जब संजय के कई बार कहने पर भी वो लोग वहां से नहीं गए, तो संजय ने उनमें से एक को अपनी लाठी से मारा, पर वो लाठी उस लड़के के आर पार चली गई। चारों लोग संजय की तरफ मुड़े और संजय ने देखा कि उन चारों के चेहरे बुरी तरह से गले हुए हैं और उन चारों की दे आर नॉट आंखें ह्यूमन थी ही नहीं। डॉग। घबराया हुआ संजय वहां से भागा और वो लड़के बहुत ही डरावने तरीके से हंसने लगे। संजय वहां से भागता हुआ दूसरी तरफ से निकला, जब उसने जीपी ब्लॉक के पहले हिस्से के पास से एक डायन। लड़की को छत के ऊपर चढ़ते हुए देखा, जो वहां रुककर अपने बालों को कंघी करने लगी और संजय को बहुत ही भयानक तरीके से देखने लगी। उसकी आंखों में वही लाल चमक थी जो कुछ समय पहले यार वो संजय तुमको ने तुम्हारे बारे में अंधेरे में वरी देखी थी। करते हुए आया था यार, संजय तुम को वो उसी को सब डरा देखकर रहे हो। कुछ समझ नहीं आया और वो अपनी जान बचाने के लिए हाँ गुड। वहां से और तेजी से और अपने स्टोरीज में कमर क्या की होता तरफ है वो भागा। लेकिन वो भागते भागते अचानक रुक गया, क्योंकि उसके ठीक सामने एक और औरत खड़ी थी अबे कितनी जिसने औरतें। लाल साड़ी पहनी हुई थी।
संजय को लगा कि ये वही लड़की है जिसे अबे संजय तू, की माँ ने देखा था। अबे लेकिन जब बेवकूफ, उसने उस तुझे लड़की क्यों को इतना पकड़ा फर्क पड़ रहा है? और अपनी जब वो जान लड़की बचा। मुड़ी तो संजय की रूह कांप हाँ, गई। हो गया, उस औरत हो का गया। चेहरा बेहद डरावना था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई चुड़ैल हो। संजय को देखते ही उस औरत ने उसे बहुत जोर से धक्का दिया, जिसकी वजह से उसका सर पास पड़े पत्थर पर लगा। संजय को ऐसा लगा कि जैसे उस औरत का हाथ नहीं बल्कि कोई जलता हुआ लोहा था। संजय दर्द में बहुत जोर से चिल्लाया और उसी दर्द में कर्राते हुए संजय ने देखा कि वो लाल साड़ी वाली औरत हवा में उड़ती हुई जीपी ब्लॉक के अंदर जाते जाते कहीं गायब हो गई। उसकी माँ अबे संजय तो की फिर चीख धक्का सुनकर क्यों दिया? उसके पास आई तो संजय बहुत बुरी तरह से डर से कांपता हुआ अरे बाहर आ गया। जीपी ब्लॉक की तरफ देख रहा था। तभी संजय ने अपने कान में एक औरत की आवाज सुनी जो जीपी ब्लॉक के अंदर से सिर्फ संजय को सुनाई दे रही थी और जो उसे कह रही थी, मैं हमेशा यहीं रहूंगी और अगर तू और तेरी माँ यहाँ फिर से आए तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी। हाँ, स्टे अवे। संजय की माँ भी घबराई हुई उसे स्टाफ क्वार्टर के अंदर ले गई। मेरे को कोई भूतनी कोई कहती है या फिर कोई दिखने वाली भी हो भूतनी जैसे कि भाई मैं आके मार दूंगा तुमको, भाई उसी समय बोरिया बिस्तर बांध के होटल, वहाँ से कहीं दूसरे सिटी या कोई बिल्कुल दूर उस सिटी में कहीं शिफ्ट हो जाएंगे भाई। आई एम नॉट डीलिंग विद दिस शिट, ठीक है? वहाँ पे गार्ड की नौकरी कर लेना भाई, तू जाके तू वो बन जा भाई, स्कूल के बाहर सिक्योरिटी गार्ड बन जा। ये सब क्या करना है भाई भूतों के मामले में? तब उसकी माँ ने देखा कि संजय की छाती पर किसी इंसान के हाथ के निशान थे। ओह ओह, उस दिन के बाद संजय ने वो छाप नौकरी छोड़ हमेशा के के लिए गई है। छोड़ दी। बाद में उसे वोट फॉर कांग्रेस। पता चला कि जीबी ब्लॉक में पहले ब्रिटिश आर्मी की बिल्डिंग्स थी और वहां पर अक्सर लोगों के साथ ऐसी ही चीजें हुई हैं। कई लोगों को वहां ब्रिटिश आर्मी के टाइम के ऑफिसर्स दिखे हैं और कई लोगों को वो लाल साड़ी वाली औरत। संजय समझ गया था तो कि उस लाल दिन साड़ी वो वाली का मेरठ क्या के भूत सिग्निफिकेंस बंगले है से फिर? बाल बाल बचा। मेरठ जीपी ब्लॉक के बारे में कई अफवाहें हैं। कई लोग उसे इंडिया का सबसे हॉन्टेड भूत बंगला कहते हैं तो कई कहते हैं कि ये सब एक झूठ है। अबे हमें झूठो कमेंट्स में सच हो, जरूर तुम बताइए। लोगों को क्या करना दोस्तों है जान जल्दी से के? एंड स्क्रीन पर क्लिक करो और So Hindi part is done. Now going to the English part. Now these are two these are two true computer horror stories animated. Let's go. Not Nicholas. I live alone in a small house in Canada, and this all happened about 6.5 years ago. I opened my front door one morning to go and get some groceries and found the strangest thing waiting for me outside. Lying on my doorstep was a small USB flash drive. Almost stepped on the damn thing. Who'd put that there, I thought. It was just your generic USB stick. Bruh. If you find something that you haven't ordered or you don't expect, and if it is something that needs to be put into like a CD player or inside a computer or some shit, don't take that. Just let that be there, or throw it in dustbin. Like, come on, like, you don't know what stuff is there. Like, I clicked a message that came in my DMs, and it caused me to send that same message to like 100 people simultaneously, and I had to like write messages to like 100 people in 1.5 hours that do not click this link. So if I went through that simple shit, like, this is worse than that. You don't know what kind of like fucking revenge porn, like, you don't know what like this is going to like destroy your computer or something. Don't take that shit. No label or anything. No way to know who it came from. Well, I did what anyone else would do. Took it No, inside and plugged it into my PC. this is not what anyone else The would do. device was full of pictures. No. In fact, nothing but pictures. Dozens of them. I opened the first one and clicked through them in order. The first few were just shots from around Horror town, shots party. general places that I recognized. The fourth image It's was taken the in my picture town's of busiest you. street.
It's In the your image, pictures. the street was full of people, but there was somebody in it that caught my attention immediately. Me? Me. The image showed me in Stalker. amongst the crowd, just minding my own business. Well, this was a small town. Was it just a coincidence that I was in the picture? The fifth image had been taken on the same day. Again, it was taken in our town. Again, I was in it. The photographer was closer to me this time. Whoever had taken these pictures of me, I hadn't noticed them at the time. Jog your memory. Next came several more pictures of me in various locations around town. Then, something more chilling. A photo of a house. My house. It was nighttime in the image, and the living room light was on. I clicked through to the next picture. It was another image of my house. Like, this is so, like, chilling. Especially if you live alone. Like, even if you live with people, it's chilling, but if you live with people, you can tell them this stuff is happening. They are there to protect you. But being a woman, an adult woman, alone in like the suburbs, alone, and you have this, like, contact the police. Like, first of all, what I would do is, after seeing this picture, I would lock all my doors, I would close all my windows, I will, put the curtains everywhere, double lock them if there is, options, call the police and send them this stuff, and also send it to, if you have some friends, families, if they have contacts in the police, if they're private investigators, like, just tell as much as people you can about this. Like, fuck, man, like, this is scary, dude, this is scary. This time, taken even closer. Through the living room window, you could see me sitting on the couch, watching television. I could tell from the clothes I was wearing that it had been taken the night before. I had no idea that somebody had been outside, watching me. I kept clicking through the images on the drive. Photo after photo of me inside my house, Bruh. taken from just outside my window. Because it was so light Go to inside the and so police. dark outside, I was totally unable to see that somebody was watching me from out there. I couldn't see them, but they could see me, clear as day. Didn't even need to use the flash on their camera. After 20 or so photos of just me inside my house, there came a real curveball. An image taken from inside my hallway. The man, or woman, or whoever was taking these pictures of me, had been inside my house the night before. There were photos of my living room, now lightless and empty, obviously taken What if after he's I'd in gone the to house sleep. right now? Photos of my kitchen, of my dining area, my stairwell, Horror shots. and several taken as the unknown person ascended my stairs towards where I was Oh sleeping. no, oh no, oh no, I get what is happening. This is slowly going to go towards the final picture is going to be her bedroom door, and then when she clicks off, the man is going to show up from behind. My brain started to run wild with thoughts about who had been following me. Had I wronged someone in the past? Said the wrong thing to the wrong guy? Was this just some weirdo who'd decided to target me? Were they armed when they came to pay me a visit? Whatever the case, somebody had come inside my house at night and taken pictures of all of the rooms, including my bedroom. The second to last photo was of me, fast asleep in my bed, totally oblivious to the person in my home. The final image was just of a handwritten note, framed in close-up. The message on it simply read, "Never hide a spare key under your doormat." Fucking idiot! Who the fuck does that anymore, bruh? Like, anyone who comes to your home will, if they're even like mildly curious about your house, they will probably check under your doormat, bruh. Fucking idiot. That too, a woman living alone. Like, how much of an idiot you can be? Fuck off. Change your locks and get out of there.
and contact the police. I've since moved house. Oh, good. Oh, And this all took place a I couple of mean, years okay. ago. 9/11. I was Sorry. walking my dog through a local park late one night and decided to take a little break on one of the park benches. I sat down and immediately felt something under my butt. Is it my bad? It was a USB flash drive, which had either been Again? forgotten or abandoned by somebody. I waited around for maybe 5 minutes to see if somebody would come back and claim it. Really? Nobody did, so I just put it in my No. pocket. You just wanted to give Like I yourself said, the it was a busy pass night, so the that you box can wasn't check it. around, it's closed. I plan to head back there in the morning. I before know work because and I hand am it like over. that. Maybe the owner might come Doggy. back and collect it. Probably a student who had some work assignments on it, I figured. As I sat at home, my curiosity got the better of me, and I decided to take a quick look at what was on the USB. I plugged it into my computer and checked its contents. Strange. There was only one file on the USB. An Excel file of all things. Some poor schmuck must have lost this thing after its first use. The file was simply titled Little Black Book. Needless to say, I opened the document. It was just a large collection of names, addresses, and numbers. Oh my Mr. god. X, Tudor Hill Drive, 52,750. Is this some kind of Mrs. serial Y, killer like Springfield Avenue, book? 47,000. Like listing down all the victims? Dr. Z, Deacon Street. He's giving them 52,000, all of them like 200, short etc. names and everything. The list ran on and on. Probably 40 or 50 names and addresses in total. At least 25 of them have been highlighted Oh, in red. they're probably The rest dead were just now. in black. They're probably dead now. Or Strange. probably the ones who are Why would left. someone go through the trouble of making an Excel file with all this information in it, then saving it onto an empty USB as the only file? Were these someone's clients? Someone's friends? I had no idea. And what were the numbers next to each name supposed to mean? They were all in the same ballpark, between 30 and 60,000. And I decided to That's dig a little strange. deeper and look up a few of the names and addresses, just to sate my curiosity, you know. I started with a couple of the names in black. It looked like these really were real people and their real addresses. YouTuber Okay. who eats Burger King fruit lettuce. Good reference. Still didn't give any indication about what the numbers meant, though. I looked up one of the names in red. Mr. X. Yeah, he's dead. That's when things took a darker turn. Mr. X was indeed a real person, and the address listed was indeed his, but he had passed away a few years back under mysterious circumstances. The same was true. You got Mrs. yourself Y, a serial Dr. killer Z, diary. and all the other names listed in red Give on the it to the document. police. They'd all perished, either under mysterious circumstances or through some sort of unfortunate accident. Are all of them old? Starting to worry that this USB might have belonged to someone in the cleanup business, so to speak. I began to put the pieces of the puzzle together and figured I knew what the numbers next to each name meant. They were the amount that the people had been contracted Oh, a for. hitman. This was a hit list. I immediately called Yeah, up the good, authorities good, and good, handed the good, USB good, over, good. telling them where I found it and what the information pertained to. And they took it from there, and I haven't heard anything else about it since. Had somebody left the USB on the bench intentionally for somebody else to come and collect? Or had it simply fallen out of the owner's pocket? I still don't know. Probably never will. But I'm glad that nobody came by that park bench during those Yeah, 5 you're minutes I lucky. waited around. You're lucky. It was dark. The park was completely empty. And the owner or collector really wouldn't have wanted that USB to fall into somebody else's hands. Who knows what they might have done. Ah, shut up. So that was Sadiscade, the second edition of Sadiscade. So, if you like this type of content, like this video, share and subscribe. If you don't, then share it for those who do.
My social media links, which are my X/Twitter link and my Instagram links, are in the description below, so go follow me on that. My UPI ID link, which is shapo@OKICICI, is in the description too. So go donate any amount of money which you can, which can help me make YouTube a permanent career option. So that was it for me for right now. So thank you. Goodbye. Alvida.